नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से छपवाया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस, और ये इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन हो तो सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें, अपने दोस्तों से ये वाला एडिशन ले लें, फोटो स्टेट वगैरह करा लें। पिछले लेक्चर्स में हम 80 सेंटेंस पर बात कर चुके हैं। 81वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है 81वां सेंटेंस, बिसाइड बीइंग अ पोएट ही इज ऑल्सो फेमस सिंगर। देखिए, सबसे पहले तो हम सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं, देखते हुए जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस फंक्शन में है, क्या उसका मीनिंग है, किस स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो देखिए, पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है बिसाइड। चलिए इस वर्ड पे बात कर लेते हैं। जो बिसाइड वर्ड है, इस वर्ड पे डिटेल में 5-10 मिनट रुक कर जरा बात कर लेते हैं। अच्छा महत्वपूर्ण शब्द है ये, होता है एक वर्ड बिसाइड, और एक इसके जैसा ही दूसरा वर्ड है बिसाइड्स, या इसी वर्ड का इन्फ्लिक्शन इसको कहा जा सकता है। ठीक है, क्या फर्क है? बस ये बिसाइड्स है, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। इसके अलावा इनके मीनिंग और इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है। ये जो वर्ड है बिसाइड, ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का मतलब है नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ, नियर के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। यानी कि एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी लोकेशन को, जो किसी ज्योग्राफिकल पोजीशन की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी सेट बिसाइड मी। ठीक है, तो अगर मी बिसाइड यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मी। तो अगर मी की यानी कि आई की पोजीशन ये है, ये मी ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में आई की पोजीशन ये है, तो सी कहाँ पर, कि सी कहाँ पर है, कहाँ बैठी है सी? बिसाइड बैठी है, यानी कि इसके साइड में बैठी है। या तो सी यहाँ हो सकती है या सी यहाँ हो सकती है। ठीक है, अगर इधर से हमारी डायरेक्शन और मूवमेंट इधर से है तो सी को हम यहाँ मान लें, और इधर से देख रहे हैं तो सी को यहाँ मान लें। तो ये मीनिंग होता है बिसाइड का जब वो प्रीपोजिशन होती है। इसके अलावा एक मीनिंग में बिसाइड को हम यूज और कर लेते हैं, और वो है दूसरा मीनिंग, ये पहला हो गया, और वो है कंपेयर्ड टू। इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको बिसाइड को बिसाइड को पूरा कर लेते हैं। कंपेयर टू, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज नेग्लिजिबल बिसाइड इट्स प्रॉफिट। तो यहां पे बिसाइड का मतलब क्या है? यहां पर बिसाइड का मतलब है कंपेयर्ड टू। कंपेयर्ड टू, द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पर बिसाइड का मतलब क्या था? नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू और कंपेयर टू के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम बिसाइड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ड पर फोकस कर लेते हैं। ये वर्ड क्या कहता है? बी साइड्स, एस लगा हुआ है इसमें। अभी जो बिसाइड्स वर्ड है, ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। पहले इसके प्रीपोजिशन वाले फंक्शन को देख लेते हैं। जब बिसाइड्स प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है, या ये रिफर करता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू या इंक्लूडिंग। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं बिसाइड्स अ कैट I also have 2 dogs। बिसाइड्स क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह मैंने इस्तेमाल किया है। ये हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और बिसाइड्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? इन एडिशन टू। इन एडिशन टू या इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू अ कैट I also have 2 dogs, या इंक्लूडिंग अ कैट
आई ऑल्सो हैव 2 डॉग्स। ये बिसाइड्स का मीनिंग होता है। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, थोड़ा और इसको अच्छे से इसका किस तरह से हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं वो पता चल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी इन्वाइटेड मी बिसाइड्स माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है बिसाइड्स? यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ये, मीनिंग है इन एडिशन टू या इंक्लूडिंग। तो सी इन्वाइटेड मी बिसाइड्स माई फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर दिया। इस तरह के मीनिंग में होता है बिसाइड्स जब वो प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। लेकिन अगर बिसाइड्स एडवर्ब के फंक्शन में हो, बिसाइड्स एडवर्ब भी रह सकता है, और अगर ये एडवर्ब के फंक्शन में हो तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। यहां पर लिख देता हूं, किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिख सकता हूं, दे सर्व पिज्जा एंड मैनी अदर फूड्स बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स को मैं इस सिचुएशन में लास्ट में लिखता हूं, एडवर्ब है, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है एंड कंजंक्शन से जोड़ के, इस कंजंक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, इस कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने बिसाइड्स लगा दिया। बिसाइड्स लगाकर मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक एडिशनल फूड है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस तरह से बिसाइड्स को एडवर्ब कंसीडर किया जा सकता है। प्रीपोजिशन तो है नहीं यहाँ पर, प्रीपोजिशन होता तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता, एडवर्ब भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में बिसाइड जब एडवर्ब होता है तो एक तरीके से वो लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं, आई डोंट वांट टू वॉक, इतना लिखा मैंने। फिर उसके बाद मैं किसी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को देना चाहूंगा जो लॉजिकल सीक्वेंस में हो, जो इस इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट हो, लॉजिकल सीक्वेंस में हो। ऐसे नहीं कि अनसेंट कोई भी इंफॉर्मेशन जोड़नी है, तो मैं बिसाइड्स लगाकर जोड़ सकता हूं। बिसाइड्स लगाने के बाद यहाँ पर मुझे एक कॉमा लगाना होगा और फिर मुझे वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। फिर मैंने क्या लिखा, आई डोंट वांट टू वॉक बिसाइड्स आई एम टायर्ड। ठीक है, इस तरह से इस सिचुएशन में बिसाइड्स को डिस्कोर्स मार्कर भी कह देते हैं ग्रामर। डिस्कोर्स मार्कर मतलब एक डिस्कोर्स या एक डिस्कशन, एक स्पीच को हमें इंट्रोड्यूस करना था, तो उसको मार्क करने के लिए हमने बिसाइड्स को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिया। अब बिसाइड्स यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब ही है। अगर कंजंक्शन होता तो कॉमा लगाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बिसाइड्स में और बिसाइड में। बिसाइड केवल और केवल प्रीपोजिशन रह सकता है और उसका मतलब है नेक्स्ट टू या नियर या बाय द साइड ऑफ या कंपेयर टू। बिसाइड्स जबकि प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों हो सकता है, और जब ये एडवर्ब होता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, जब ये प्रीपोजिशन होता है तो उसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू या इंक्लूडिंग। अब इतनी बात समझने के लिए जरा यहाँ पर आ जाइए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर लगाइए कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, बिसाइड बीइंग अ पोएट। बिसाइड का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीपोजिशन होता है केवल, और इसका क्या मतलब होता है, नेक्स्ट टू। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू के मीनिंग को कन्वे करने की आवश्यकता है, या इंक्लूडिंग या इन एडिशन टू के मीनिंग को कन्वे करने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरे सेंटेंस को पढ़कर उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग का अगर आप पता लगाने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को अगर पता करने की कोशिश करें, अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी ज्योग्राफिकल पोजीशन को रिफर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है इंक्लूडिंग या इन एडिशन टू के मीनिंग को। इस मीनिंग को रिफर करने के लिए हमें वर्ड चाहिए, तो हमें यहाँ पर बिसाइड नहीं बिसाइड्स चाहिए। तो सही हो जाना चाहिए था, सही हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और डिफरेंस है, एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो डिफरेंस है बीइंग और बिकमिंग का। क्योंकि देखिए इस ऑप्शन में भी बिसाइड्स लिखा हुआ है, यहाँ भी बिसाइड्स लिखा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिसाइड का तो हमें चाहिए ही नहीं मीनिंग। बिसाइड्स यहाँ भी है और बिसाइड्स यहाँ भी है, ऐसा लगा हुआ है। लेकिन बीइंग और बिकमिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या इस डिफरेंस को समझ पाते हैं आप?
क्या ये दोनों वर्ब कभी ऑप्शन में आपके सामने आ जाए किसी सिचुएशन में तो इनको हैंडल कर पाएंगे आप? मेरे कहने का मतलब है एक तरफ लिखी है बी और एक तरफ लिखी है बिकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए बी का मतलब है किसी स्टेट में होना, किसी स्टेट में होना, या कह सकते हैं बी रिफर्स टू अ स्टेट। और बिकम, बिकम बना है बी प्लस कम से, तो बिकम का मतलब है किसी स्टेट में आना। पहले आप किसी और स्टेट में थे, अब आप किसी और स्टेट में आ गए, तो ये जो प्रोसेस हुई ये हुई बिकम, किसी स्टेट में आना। या कह सकते हैं बिकम रिफर्स टू अ चेंज ऑफ स्टेट, अ चेंज ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सी वाज पुअर या सी इज पुअर। वाज और इज क्या लगाई मैंने? बी की फॉर्म लगाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सी पॉवर्टी की स्टेट में है। वो इस पुअर, पुअर जो एडजेक्टिव है, ये जो पुअर वर्ड है, ये एडजेक्टिव, ये जिस स्टेट को रिफर कर रहा है, इस स्टेट में शी है या थी। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं शी बिकेम पुअर, सी बिकेम पुअर लिख कर मैं ये रिफर कर रहा हूं कि सी पहले इस स्टेट में नहीं थी लेकिन अब इस स्टेट में आ गई, तो इस स्टेट में आने को रिफर करता है बिकम। ठीक है, ये चेंज ऑफ स्टेट दिखाता है। और इसी सब चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में मैं बताना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बिकम के यहाँ पर मीनिंग को, बिकम रिफर्स टू अ चेंज ऑफ स्टेट, ये तो लिख दिया मैंने, है ना। बिकम का मीनिंग क्या हो सकता है? टू गो फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नॉन बीइंग टू अ स्टेट ऑफ बीइंग, ना होने की स्टेट से होने की स्टेट में आने को कहते हैं बिकम। ठीक है, उसी चेंज को रिफर करता है बिकम का मीनिंग। ठीक है, पहले वो पुअर नहीं थी, नॉन बीइंग स्टेट में थी, अब वो पुअर हो गई यानी कि बीइंग स्टेट में आ गई। सी बिकेम पुअर। इस डिफरेंस को अगर आप समझ पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ बिकमिंग लगा देते हैं, बीइंग की जगह अगर हम बिकमिंग कर देते हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव मीनिंग को तो चेंज कर ही दिया, और फिर ये मीनिंग इस वाली जो क्लोज लिखी हुई है इसके साथ भी वो उस लॉजिकल सीक्वेंस को, उस लॉजिकल कंटेक्स्ट को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। पहली बात तो हमने मीनिंग चेंज कर दिया। सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेम रखते हुए सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है। हाँ, मीनिंग में सुधार किया जा सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता, बदला नहीं जा सकता उसको। किसी वर्ड को, फ्रेज को बदलने से अगर मीनिंग इंप्रूव हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन मीनिंग ही बदल दिया आपने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेंटेंस को इंप्रूव करने का मतलब उसका मीनिंग बदलना नहीं होता। तो मीनिंग को सेम रखते हुए, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेम रखते हुए सेंटेंस को इंप्रूव करना है, तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन ही सही रहेगा क्योंकि आपने फिर वर्ब चेंज कर दी। तो बिसाइड्स बीइंग अ पोएट। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके इतने सिंटेक्स पर, इतनी स्ट्रक्चर पर। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आसानी लिखा हुआ है आगे, कई बार मैं समझा चुका हूं, बस एक बार आपको बता देता हूं। बिसाइड्स तो होगा नहीं, बिसाइड तो होगा नहीं, यहाँ पर बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स हो गई प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग गया। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट ये लगाया है इस प्रीपोजिशन का, ऑब्वियसली ये जिरेंड होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो जिरेंड ही कहोगे। लेकिन जिरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब सारी की सारी मूल रूप से वर्ब ही होती है। तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये जो बी है तो लिंकिंग वर्ब है, और जब लिंकिंग वर्ब है तो ये अपने बाद अपना कॉम्प्लीमेंट लेगी। ले लिया कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, किसके लिए लगाया गया? बीइंग, ही के लिए। ही तो पोएट है, तो अ पोएट ही का एक कॉम्प्लीमेंट है। अब ही हो गया क्या? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगी है इज, यानी कि ये फिर से बी की फॉर्म लग गई। बी की फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब मानी जाती है। लिंकिंग वर्ब मानी जाती है तो फिर अपना कॉम्प्लीमेंट लेगी। तो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। सिंगर नाउन हो गया, फेमस हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया इस ही सब्जेक्ट के लिए। ऑल्सो लग गया एडवर्ब इस पूरी नाउन फ्रेज को एम्फेसाइज करने के लिए। ये हो गया आपका 81 सेंटेंस। 82 पर चल लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा।
क्या लिखा हुआ है, वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कॉन्शियस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट इनमें नहीं लिखा होता। ये डायरेक्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रे, डिमांड ऐसा कुछ हो सकते हैं। और ये जिनको बोले जाते हैं, जिनको एक कन्वे किए जाते हैं, वो सामने ही खड़ा होता है आपके लिसनर, और वही इनका डूअर होता है, वही इनका सब्जेक्ट होता है। और उसको इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डायरेक्टली बोले आ रहे हैं। सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता तब पड़ती है जब इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन चल रहा हो। आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपसे कह रहा हूं दरवाजा बंद कर दो, तो क्या मुझे ये कहने की जरूरत है रोहित दरवाजा बंद करो? नहीं, दरवाजा बंद कर दो, सिंपल। तो सब्जेक्ट लिखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, आप मेरे बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हो गया, ये लगा हुआ है वर्क, मेन वर्ब आ गई, बेस फॉर्म में आती है ये वर्ब। चूंकि इंट्रांजिटिवली यूज की जा रही है, इंट्रांजिटिव एक्शन है तो इंट्रांजिटिवली यूज कर ली, ऑब्जेक्ट अपने बाद लेगी नहीं। प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एट द रिक्वेस्ट। अब यहां पर हमें इंप्रूवमेंट के लिए पूछा गया है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं आगे क्या सिचुएशन है कि वर्ड्स के किस अरेंजमेंट को यूज किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें रिक्वेस्ट को किसी और वर्ड से चेंज करना है। देखने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कॉन्शियस, नाउन। कॉन्शियस का मतलब होता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नैतिक समझ, ठीक है। द मोरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसको कॉन्शियस बोला जाता है। तो कॉन्शियस नाउन हो गया, योर हो गया पजेसिव डिटर्मिनर, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। तो कॉन्शियस की रिक्वेस्ट क्या होगी? देखिए रिक्वेस्ट तो किसी पर्सन वगैरह की हो सकती है, किसी अथॉरिटी की हो सकती है। डिजायर्स, ऑर्डर, बी, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। बिहेस्ट के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी वोकैबुलरी पे बेस्ड है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। बिहेस्ट के बारे में बताऊं तो बिहेस्ट का एक मीनिंग तो यही होता है, एन अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का मतलब जो किसी अथॉरिटी ने दिया हो। एन अथॉरिटेटिव डिमांड, कमांड, एन अथॉरिटेटिव कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। किसी अथॉरिटी ने कोई कमांड दी हो, कोई ऑर्डर दिया हो, कोई रिक्वेस्ट की है, उसको बिहेस्ट बोल सकते हैं। और इस सिचुएशन में आप बिहेस्ट को यूज कैसे करते हैं? एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, या समवन अपोस्ट्रोफी एस बिहेस्ट, इस तरह से बिहेस्ट को यूज किया जाता है। एट द बिहेस्ट ऑफ समवन या समवन्स बिहेस्ट, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं बिहेस्ट को यूज करने के। इसका एक और मीनिंग होता है और वो होता है परसेप्ट। परसेप्ट का मतलब परसेप्शन से, परसेप्शन वो रिप्रेजेंटेशन जो आपने परसीव की हो, आपने कुछ देखा, अपने सेंसेस के थ्रू कुछ नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, परसीव किया, और परसीव करने के बाद जो दिमाग में आपके स्कीमा बना, जो रिप्रेजेंटेशन बनी, उसको परसेप्शन कहा जाता है। और परसेप्शन का रूट वर्ड परसेप्ट ही है। तो परसेप्ट का मतलब समथिंग दैट इज परसीव्ड, समथिंग दैट इज परसीव्ड थ्रू सेंसेस, कुछ ऐसा जो आपने सेंसेस के थ्रू परसीव किया हो, उसको भी बिहेस्ट बोल सकते हैं। तो इस दूसरे वाले मीनिंग को अगर ध्यान से देखें तो हम जिस मीनिंग को यहाँ पर, जिस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं, उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारी एप्रोप्रिएट वर्ड है बिहेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह बिहेस्ट लगा देना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। 82 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। चले आगे को 83। क्या लगा हुआ है? माई फुट इज पेनिंग। देखो ये सेंटेंस भी स्टूडेंट्स को काफी परेशान करेगा, क्योंकि इसमें ना वोकैब के साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का ऐसा अजीब तालमेल है जो कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। कई ग्रामरियंस को पता ही नहीं होता इन कॉन्सेप्ट के बारे में। पेन की अगर हम बात करें, ये जो पेन वर्ड है, पेन, ये एक तो नाउन है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ शार्प फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट।
फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट। चलो उस पेज पर चल लेते हैं, यहां पर जगह कम रहती है। ये देखिए जो पेन, ये जो वर्ड है ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है अ शार्प फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट। जब ये वर्ब होता है तो ये इसी मीनिंग को, ऑलमोस्ट इसी मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, बस फंक्शन चेंज हो जाता है। और क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग होगा टू कॉज समवन टू फील शार्प डिस्कम्फर्ट या पेन। ठीक है, अब देखिए जब पेन वर्ब होता है ना तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती लेती है अपने बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये बात पता है कि पेन ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आपका ये जो सेंटेंस है आप यहाँ पर समझ जाओगे कि पेन को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, और वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब पेन तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस वाली वर्ब की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक, ACHE। अब ये जो एक वर्ड है ना, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ डलर डिस्कम्फर्ट। डलर का मतलब डल, माइल्ड, है ना, दूसरे टाइप के, दूसरे नेचर के डिस्कम्फर्ट से डल है ना, बहुत शार्प नहीं है, बहुत तेज नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अ डलर डिस्कम्फर्ट देन पेन। पेन में जितना डिस्कम्फर्ट है उससे डलर डिस्कम्फर्ट की बात हो रही है। अ डलर डिस्कम्फर्ट देन पेन बट मे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, पेन से डल होता है, पेन से डल होता है, पेन जितना शार्प नहीं होता, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, ज्यादा देर के लिए हो सकता है। उसको हम, उस तरह की फीलिंग को या उस तरह के डिस्कम्फर्ट को हम कहते हैं एक। अब जब ये वर्ब होता है तो इसी मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, टू हैव अ फीलिंग ऑफ डलर डिस्कम्फर्ट। मीनिंग तो यही रहेगा, बस फंक्शन चेंज हो रहा है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन एक वर्ब की बात यह है कि जब ये वर्ब होता है तो ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, और इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो अब आपका जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसी वजह से एक यहाँ पर बराबर फिट हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर एकिंग लगा दिया। एकिंग है इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, उसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए भी नहीं और कोई लिखा भी नहीं, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं लिए, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन पर भी फोकस करते हैं। क्या है दूसरा ऑप्शन? क्या है हमारा? एल। एल सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है, और जब ये वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है टू कॉज डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स टू समवन और समथिंग। और ये जो वर्ब होती है ना, ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। इसी वजह से, चूंकि ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो इसी वजह से ये भी यहाँ पर फिट नहीं हो सकती थी। स्ट्रक्चर में, सिंटेक्स के हिसाब से ये भी नहीं आ सकती थी। बात कर लेते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है? देखिए हार्ट एक तो एडजेक्टिव भी बन जाता है, लेकिन जब हार्ट वर्ब होता है तो उसका मीनिंग है टू कॉज पेन या टू कॉज इंजरी। अब इन दोनों मीनिंग में हार्ट जो वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की है।
ट्रांजिटिव नेचर की है इन दोनों मीनिंग में, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इन दोनों मीनिंग में तो हर्ट को यहाँ पर यूज किया ही नहीं जा सकता था। अगर इन दोनों मीनिंग में हर्ट को यहाँ पर यूज कर लेते तो ट्रांजिटिव होती, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता, हमारी सिंटैक्टिकल डिमांड को वो फुलफिल ही नहीं कर पाती। लेकिन हर्ट का ना एक और मीनिंग होता है जिस मीनिंग में वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव नहीं लेती, इसलिए उनके बीच में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पर इसके बाद नहीं लिखा है। ऐसी वर्ब को मैं एम्बी ट्रांजिटिव, ग्रामेरियन एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हर्ट का एक और मीनिंग संभव है इन दोनों मीनिंग से हटके, और वो है टू फील पेन या टू हैव अ फीलिंग ऑफ पेन। अब इस मीनिंग में ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो इस मीनिंग में चूंकि वर्ब हर्ट वर्ब इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव हो सकती है, तो इस मीनिंग को क्यों नहीं लिया गया वहां पे, एकिंग को क्यों लगाया, हर्टिंग को क्यों नहीं लगाया, इतनी बात भी सुन लो। जैसे मैंने लिखा माई लेग हर्ट्स, सही है। अगर मैं लिखता हूं माई लेग इज हर्टिंग तो ये गलत हो गया। अब ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप हर्ट के मीनिंग को ध्यान से देखेंगे तो टू फील पेन या टू हैव ए फीलिंग ऑफ पेन, ये दोनों की दोनों वर्ब कैसी हैं, स्टैटिक नेचर की हैं। स्टैटिक नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अवस्था को बताती है। स्टैटिक भी कह देते हैं ग्रामेरियन इन्हें स्टेटिव भी कह देते हैं। स्टेटिव देखिए स्पेलिंग STATIVE, STATIC। स्टेटिक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थिरता को दिखाती है, ये उस डायनेमिक चेंज को नहीं दिखाती जिस डायनेमिक चेंज को कंटिन्यूअस फॉर्म, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा सकती है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवस्था बताती है, स्टेट बताती है। स्टेटिव वर्ब पे या स्टैटिक वर्ब पे मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन नहीं दिखाई जा सकती। जैसे कि आपने लिखा आई लव यू, आप हमेशा आई लव यू बोलते हो, आई एम लविंग यू बोलते हो, आपने किसी को नहीं सुना होगा। और अगर आप सुन भी लोगे तो वहां पर लविंग का मतलब कुछ और होगा। लव का मतलब है क्या, टू हैव फीलिंग्स, टू हैव फीलिंग्स फॉर समवन और समथिंग। ये लव का थोड़ा बहुत मीनिंग निकल के आ जाता है। तो आई लव यू, ये जो लव जो वर्ब है ये ऐसे नेचर की वर्ब है, या तो लव होगा या नहीं होगा। लव हो रहा है जैसा कोई सीन नहीं होता, चूंकि ये जो वर्ब है ये या तो एक अवस्था में होंगी या उस अवस्था में नहीं होंगी। ये किसी गोइंग ऑननेस को नहीं दिखा सकती, ये किसी चेंज को नहीं दिखा सकती, ये डायनेमिक नेचर की नहीं है। जो वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ब, वो भी दो नेचर की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक वो जो गतिशीलता को दिखा सकती है, स्टैटिक वो जो स्थिरता को दिखाती है। इसीलिए लव वर्ब को कभी आपने आई एम लविंग नहीं देखा होगा। मैंने पूरा लेक्चर इस पे डाला हुआ है कि ऐसी कौन सी वर्ब है जो गोइंग ऑननेस को नहीं दिखा सकती, और गोइंग ऑननेस को नहीं दिखा सकती मतलब किसी एक ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन नहीं रह सकती। गोइंग ऑन नहीं रह सकती तो ऐसी वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं और कंटिन्यूअस स्टेट में इन्हें नहीं बनाते। और यही वर्ब है कि हर्ट का ये जो दूसरा वाला मीनिंग है ये मुझे स्टैटिक नजर आता है, और स्टैटिक नजर आता है तो इस मीनिंग में मैं इसको कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करता। और माई लेग हर्ट्स को मैं सही कर देता हूँ, माई लेग इज हर्टिंग, मुझे उतना ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल नहीं लगता। कहीं लिखा भी होगा तो वो फिर गलत ही होगा, या फिर दूसरे मीनिंग में होगा, हर्ट किसी दूसरे मीनिंग में आ रहा होगा। अब इस चीज को अगर सेंटेंस पे आपके लगाने की कोशिश करें तो हर्ट यहाँ पर जो लगी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है और है स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक नेचर की, तो इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, ज्यादा अप्रोप्रिएट थी एकिंग वर्ब। इसलिए 83rd का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए था। ये हो गया आपका 83। चलते हैं 84 पर। क्या लिखा हुआ है, द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड। लाइट यहाँ पर नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, सब्जेक्ट लगा हुआ है, वेंट आउट लग गई एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है, आउट एडवर्ब हो गया, वेंट होगी मेन वर्ब।
ये आउट जो है एडवर्ब वगैरह मिलके वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं। अब देखिए जो वाइल है ना, ये कंजंक्शन लगा हुआ है। अब ये कंजंक्शन जो लगा हुआ है, जितने भी सारे के सारे कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन की सारे वर्ड, उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अपने फंक्शन और अपने मीनिंग के आधार पर ही वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जगह बनाते हैं। तो वाइल के अगर फंक्शन को देखने की कोशिश करें या वाइल के मीनिंग को देखने की कोशिश करें, तो वाइल का फंक्शन तो ये हो गया कि ये कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ेगा। कंजंक्शन के अलावा ये एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहां तो उसको कंजंक्शन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोज लिखी है ये, दूसरी क्लोज लिखी है ये, दो क्लोजेस के बीच में आया है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, तो इसका फंक्शन हो गया कंजंक्शन का। इसका मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग लिखा हुआ आता है डिक्शनरी पे, ड्यूरिंग द टाइम दैट। अब दैट से आप कुछ भी जोड़ दो आगे को, या यूं कहा जा सकता है कि वाइल का इस्तेमाल किया जाता है किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, और ड्यूरेशन का मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब टाइम ड्यूरेशन से है, यानी कि किसी टाइम ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए वाइल का इस्तेमाल किया जाता है जब वो कंजंक्शन हो। एडवर्ब होता है तब भी उसका लगभग यही मीनिंग होता है। तो ये होता है टाइम रिलेवेंट फंक्शन में, ठीक है। एक तरह से इसको टाइम कंजंक्शन कहा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी ड्यूरेशन को रिफर करते हैं तो हमें इंडेफिनिट स्टेट प्रीफर करनी चाहिए, कोई और स्टेट। ध्यान से अब मेरी बात को सुनो। देखो कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब क्या है। पहली बात तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, कंटिन्यूअस होती है स्टेट। कोई सी भी कंटिन्यूअस स्टेट बता दो। चलो इधर से एक बच्चा बोल पड़ा पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपने कंटिन्यूअस में पास्ट लगाकर इसको टेंस की डायमेंशन दे दी, टेंस की दे दी, तो फिर मैं टाइमलाइन खींचने पर विवश हो जाता हूं। ये वो टाइम है जब आपने किसी एक्शन को रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है, जो जिसको भी बता रहे हो, इसको मैं बोलता हूं रिपोर्ट टाइम। यही टाइम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का होता है, इससे पहले का सारा पास्ट, इससे आगे का सारा फ्यूचर। अब पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन होगा। भाई पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, पास्ट के टाइम में गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, गोइंग ऑननेस, गोइंग ऑन, चल रहा है एक्शन। तो पास्ट के किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का कोई एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन होगा। मान लेते हैं कि वो ये पॉइंट है जहां पर कोई एक्शन गोइंग ऑन है, ठीक है। अब पास्ट का कोई पॉइंट है यस्टरडे का या 2 दिन पहले का, उस पॉइंट पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, चल रहा है। हमने जैसे ही नोटिस किया, जैसे ही हमने इस टाइम को रिफर किया, जब हमने इस टाइम को मेंशन किया अपने सेंटेंस में या रिफर किया, हमने देखा इस टाइम पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, तो हमने पास्ट में उसे कंटिन्यूअस स्टेट में दिखा दिया। जरा और ध्यान से देखो, क्या ये एक्शन यहीं स्टार्ट हुआ होगा? ये एक्शन यहां पर गोइंग ऑन था, चल रहा था, लेकिन ये एक्शन स्टार्ट तो पहले कहीं और हुआ होगा। इससे पहले हो सकता है 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, हो सकता है 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ हो। एक्शन इस पॉइंट पर गोइंग ऑन था, लेकिन स्टार्ट तो पहले कहीं हुआ होगा। तो मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुआ, यहां स्टार्ट हुआ, चल रहा है, 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 यहां भी चल रहा है। इस पॉइंट पर हमने नोटिस किया या इस पॉइंट को हमने मेंशन किया, रिफर किया, ये हमारा एडवर्ब टाइम है, और इस पॉइंट पर देखा गोइंग ऑन है, हमने उसको गोइंग ऑन दिखा दिया, कंटिन्यूअस स्टेट में दिखा दिया। क्या ये एक्शन यहीं पर खत्म हो जाना था? अगर ये एक्शन यहां पर खत्म हो जाता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर तो इसका कंप्लीशन हो जाता, फिर तो परफेक्ट स्टेट लगाते। ये एक्शन यहां खत्म नहीं होना था, ये एक्शन अभी और चलना था। चाहे 1 ही सेकंड चलता, चाहे 4 सेकंड चलता, चाहे 4 साल चलता, चाहे 4 दिन चलता, लेकिन यहां खत्म नहीं होना था, अभी और चलता। फिर आगे जाके कहीं रुकता, बंद होता। रुकता तो है ही, परमानेंट नेचर का तो है नहीं। परमानेंट नेचर का होता तो फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रट्टा मारा हुआ है हमने। तो कहीं रुकना था, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं रुकना था। अब अगर ध्यान से देखें तो जिस स्टेट को आपने कंटिन्यूअस स्टेट से दिखाया था, कंटिन्यूअस स्टेट से दर्शाया था, जिस वर्ब की आपने कंटिन्यूअस स्टेट लगाई थी, वो वर्ब है क्या, वो एक्शन है क्या? वो एक्शन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक चलने वाला एक्शन है। यानी कि वो एक ऐसा एक्शन है जो किसी एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड है।
तो कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में ये कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअस स्टेट किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होती है और इस ड्यूरेशन में किसी भी पॉइंट पर उसको गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है। आप इस एक्शन को यहां गोइंग ऑन दिखा सकते हैं, यहां गोइंग ऑन दिखा सकते हैं, लेकिन क्या यहां गोइंग ऑन दिखा सकते हैं? नहीं। इस ड्यूरेशन में किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस स्टेट के एक्शन को गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है और कंटिन्यूअस स्टेट का जो एक्शन होता है, वर्ब की जो कंटिन्यूअस फॉर्म हम बनाते हैं, वो एक्शन किसी एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होता है। तो उस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब है हमारी कंटिन्यूअस स्टेट। इसको वाइस वर्सा भी लिया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट एक ड्यूरेशन को रिफर करती है, ये एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होती है। तो अगर किसी ड्यूरेशन को रिफर करना है तो कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल किया जाए। वाइस वर्सा ले रहा हूं मैं। तो यहां पर आपके सामने इंडेफिनिट स्टेट है, तो इंडेफिनिट स्टेट आपको लगानी चाहिए या ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए आपको कंटिन्यूअस स्टेट प्रीफर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस स्टेट रिफर करनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट ही है जो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहती है। इसी चीज को वाइस वर्सा ले लो कि अगर किसी ड्यूरेशन को रिफर करना है तो कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी पॉइंट को अगर रिफर करना है तो इंडेफिनिट स्टेट मोस्ट अप्रोप्रिएट रहती है। परफेक्ट स्टेट से भी पॉइंट को रिफर किया जा सकता है, लेकिन इंडेफिनिट स्टेट आपको ज्यादा यूजुअली ऑब्जर्वेशन में मिलेगी। तो यहां पर हमें लगानी चाहिए कंटिन्यूअस स्टेट अगर हम व्हाइल कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं तो। व्हाइल आई वाज रीडिंग 84 का हो गया फर्स्ट। ये तो इसके टेंस को चेंज कर देगा, जबकि यहां पर हमें टेंस इसके कोऑर्डिनेशन में रखना था। ये परफेक्ट स्टेट में लेगा, ये भी नहीं, ये भी एक पॉइंट को रिफर करेगा। भाई जिस पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ, हैड रीड वाला काम पास्ट में किसी पॉइंट पर कंप्लीट हुआ होगा, तो जिस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ उस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये इस पॉइंट को रिफर कर रहा है, तो वाज रीडिंग यहां पर हो जाना चाहिए कंटिन्यूअस स्टेट। इसीलिए कहा जाता है कि व्हाइल कंजंक्शन के साथ कंटिन्यूअस स्टेट लगाए। रूल नंबर 65 लिखो। 84 का हो गया फर्स्ट। 85 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? सी सेड मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देख लेते हैं। सी हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। सैड वर्ब की अगर मैं बात करूं तो ये जो से वर्ब है, से, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट भी होगा एक। मोनो का मतलब सिंगल। मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनकी ट्रांजिटिविटी किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होती है या अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। अब ये जो से वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव होती है व्हाट के रिप्लाई के लिए। व्हाट के रिप्लाई के लिए, या व्हाट का रिप्लाई मतलब थिंग या कोई इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने लिखा सी सेड यस, तो सेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया इसका यस, और यस जो है वो थिंग है या वो इंफॉर्मेशन है। अगर मैं व्हाट से रिप्लेस करके देखूं तो व्हाट से रिप्लेस हो जाएगा सी सेड व्हाट यस। ठीक है, तो व्हाट के रिप्लाई के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए से वर्ब ट्रांजिटिव होती है, लेकिन यही से वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है किसी पर्सन के लिए। अगर मैं यहां पर यस की जगह मी लिख दूं, मी, इसी को हटा देता हूं। समझ तो रहे हो ना तुम, समझ जरूरी है। तो आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करते होंगे दिलचस्पी के साथ, सैड के बाद अगर कोई पर्सन लिखा रहता है तो हमेशा टू लिखा हुआ आता है। वो इसलिए क्योंकि सैड इस पर्सन के लिए इंट्रांजिटिव है। क्या कहा के लिए ट्रांजिटिव है? किससे कहा के लिए से वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है तो उस पर्सन को लिखने के लिए हमें प्रीपोजिशन को लगाना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और वो प्रीपोजिशन लगाया जाता है टू, क्योंकि जो भी कहा गया मी, ये पर्सन उसका रिसिपिएंट होता है और रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां को आ जाते हैं। तो इतनी बात हो गई हमारी कि जो से वर्ब है ये पर्सन के लिए, यानी कि किससे कहा के लिए इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। लेकिन क्या कहा के लिए? पर्सन मतलब हुम, किससे कहा, लेकिन क्या कहा के लिए, यानी कोई थिंग, कोई इंफॉर्मेशन ही होती है। थिंग लिख देता हूं मैं,
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो, उसके लिए ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की है और बराबर अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये इस प्रीपोजिशन का बनेगा, क्योंकि से वर्ब इसके लिए इंट्रांजिटिव है। हमने क्या किया हुआ है, हमारे सेंटेंस में अगर हम देखने की कोशिश करें, इसको मैं हटाता हूं, तो यहां पर हमने इसको पर्सन के लिए क्या कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, अबाउट प्रीपोजिशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर इन प्रीपोजिशन है, फिर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये इन केरला एडवर्ब वो प्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबाउट हर हॉलीडे ये भी एक तरह से एडवर्ब ही हो गया, वर्ब वगैरह के बारे में बता रहा है। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, सैड को मी के लिए हमने ट्रांजिटिव कर दिया, जबकि से ट्रांजिटिव होती है तो व्हाट के रिप्लाई के लिए, थिंग के लिए, पर्सन के लिए वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीज सुने, ये ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर देखिए हमने सैड अबाउट लिखा, सैड को हमने इंट्रांजिटिवली तो यूज कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन हमने उस पर्सन को गायब कर दिया, जो एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो हमने गायब कर दी। इस ऑप्शन को हटा दो। उसके बाद है वर्ब टोल्ड, टोल्ड वर्ब पर भी बात कर लेते हैं। ये जो टेल वर्ब है, टेल, ये होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले लेती है। इसलिए आपने टोल्ड के साथ लिखा हुआ देखा होगा, शी टोल्ड मी दैट, फिर आगे कोई क्लोज लिखी रहती है। और अगर सैड लिखा रहता है इनडायरेक्ट में, तो सी सैड टू मी, फिर ये इस तरह से रहता है। यहां पर कोई भी क्लोज मान लो, ठीक है, यहां पर ये इस क्लोज का कन्वर्शन मान लो। अब कहने की बात यह है कि जो सैड, वही चीज दोहरा रहा हूं एक फटाफट, सैड इंट्रांजिटिव होती है पर्सन के लिए, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के लिए, व्हाट के रिप्लाई के लिए ट्रांजिटिव होती है, जो इन्वर्टेड कोमा में लिखी रहती है, और यही इसका ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो टोल्ड है ना, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो पहला ऑब्जेक्ट इसने ये ले लिया, ऑब्जेक्ट 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है, ये पूरी की पूरी क्लोज हो गई। और इस क्लोज को मैं क्या कहूंगा, नाउन क्लोज, डेट कंजंक्शन से जोड़ के लिखी होती है। लेकिन इसके अलावा ये जो टोल्ड है, इस फंक्शन में तो इस स्ट्रक्चर में डाई ट्रांजिटिव हो जाती है, दोनों ऑब्जेक्ट ले लेती है, हुम के रिप्लाई को भी और व्हाट के रिप्लाई को भी। ये हो गया व्हाट का रिप्लाई और ये मी हो गया हुम का रिप्लाई, यानी कि पर्सन, किसको बताया, क्या बताया। लेकिन इसके साथ साथ ये मोनो ट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर हम मोनो ट्रांजिटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट, अगर हम हमारे पास वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है जो बताई गई, तो हम उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई और हमारा ऑब्जेक्ट है जो उसने नहीं बताया, उसके बारे में कुछ बताया, तो प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। तो टोल्ड के साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी टोल्ड मी अबाउट हर पॉवर्टी। ठीक है, अब ये टोल्ड क्या है, मोनो ट्रांजिटिव हो गई, एक ऑब्जेक्ट ले लिया इसने यहाँ पर, और फिर आगे जिस चीज के बारे में बताया प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अबाउट का मतलब होता है कंसर्निंग या रिलेटेड टू। शी टोल्ड मी अबाउट हर पॉवर्टी, यहाँ पर तो उसने यही बताया था, सी इज पुअर, और ये सी दैट, शी को चेंज करेंगे और वाज आ जाएगा और पुअर आ जाएगा। ठीक है, सी टोल्ड मी अबाउट हर पॉवर्टी, तो यहाँ पर पॉवर्टी को हमने अबाउट प्रीपोजिशन से जोड़ दिया। यहाँ पर टोल्ड मोनो ट्रांजिटिव हो जाती है, ये टोल्ड के फंक्शन होते हैं। तो अगर इस चीज को ध्यान में रख के हम अपने ऑप्शंस पर ध्यान डालते हैं, तो क्या लिखा हुआ आएगा, टोल्ड मी अबाउट से हो जाएगा। टोल्ड अबाउट से फिर आपने मी को
एलिमिनेट कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो 85 का हो गया थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से जो है हमें दिमाग लगा के करना है, समय की परवाह मत करो, एक ही बार समय देना है, अच्छे से समय दो, अच्छे से लेके बैठो चीज़ों को, खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से चीज़ों को, इस अप्रोच को अपने दिमाग में उतार लो। मैं चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच इस तरह की हो जाए ताकि आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को मैं एक बहुत अच्छे लेवल तक इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।